सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज 3 जुलाई 2022 है और ये कल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो ये उसकी बुकलेट सीरीज़ आर मेरे को अवेलेबल हुई है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पर एक वीडियो बना दी थी, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ऑडिटिंग की और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की उन दोनों प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो अभी अपलोड करी थी थोड़ी देर पहले कि कल यानी 2 जुलाई 2022 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 17 जो एमसीक्यूज आए हैं तो वो 1956 एक्ट के आए हैं। तो क्योंकि कल के पेपर में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे तो इसलिए मैंने पहले वो वीडियो बनाई है। इस पर्टिकुलर एक वीडियो में जिन बच्चों ने ना देखी हो या फ्यूचर में जो बच्चे इसको देखें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ऑडिटिंग की और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ एग्जामिनेशन डेट शीट की। तो वो वाली वीडियो मैंने उसमें ऐड कर दिया दोनों में। ये वाली वीडियो सिर्फ ऑडिटिंग की आप प्लेलिस्ट देखें। स्टूडेंट, जब भी आप मेरा कोई सब्जेक्ट देखें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम थर्ड ईयर का, तो उसकी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो चलिए, आर सीरीज़ है जो मेरे को मिली है, ये एक बच्चे की मेरे को अवेलेबल हुई है आर सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस थे जो 1956 एक्ट के थे। मैंने उनको सर्कल किया हुआ है ना, 17 हैं, अभी आपको सर्कल किए हुए आएंगे। तो चलिए रिव्यू कर लेते हैं इसका, क्योंकि आंसर शीट तो काफ़ी दिनों बाद आएगी। अभी तो एक इसका रिव्यू कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो आप सभी जानते हो कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। प्रमाणक में होना चाहिए तो देखिए उसमें डेट, अमाउंट और सिग्नेचर ये सभी होने चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। लापरवाही के लिए दायित्व है तो वो दीवानी दायित्व होता है। त्रुटियों तथा कपटों का पता ना लगाना है तो देखिए ना तो वो दीवानी दायित्व है, ना सापराध दायित्व है और ना अन्य दायित्व है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो इसका सही आंसर है। चिट्ठे की यानी जो बैलेंस शीट है उसकी सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना है तो वो है एक दीवानी दायित्व ना, सिविल लायबिलिटीज। अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है तो वो सापराध दायित्व होता है, क्रिमिनल लायबिलिटीज होता है। देखिए स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट विजिट करी थी ऑडिटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर के 2021 तक के, तो सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं। बल्कि केवल ये जो क्वेश्चंस थे 17 क्वेश्चन बस यही नहीं थे, है ना, उसमें से भी बल्कि 2 क्वेश्चंस थे। तो 15 क्वेश्चन केवल नए आए हैं, बाकी क्वेश्चन मेरे सारे अपलोडेड वीडियो में से ही आए हैं। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी बच्चे वीडियो देखें मेरी सब्जेक्ट की तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, है ना, वहाँ से आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है तो वो सा अपराध दायित्व होता है। बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है तो वो सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह है। सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है तो वो अंकेक्षक का दायित्व होता है। एकाकी व्यापार यानी कि जो सोल ट्रेडिंग होती है तो वो होता है, तो देखिए एकाकी व्यापार का अंकेक्षण ऐच्छिक होता है। साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है तो वो भी ऐच्छिक होता है, मतलब मर्जी होती है, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि करवाएं या ना करवाएं। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है तो वो समझौते के आधार पर होती है। साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है तो ये भी समझौते के आधार पर होती है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो देखिए संचालकों द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके द्वारा की जाती है। अब 16 क्वेश्चन देखिए, ये कंपनी एक्ट 1956 का आया था कल के पेपर में। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है तो पुराना ये ओल्ड क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर 224 है, लेकिन अगर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो 139 धारा है ना,
9 सही इसका आंसर होता। ये भी 1956 के एक्ट के हिसाब से पूछा गया है। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए 224 सेक्शन और सब सेक्शन हो गई 8, तो ये ओल्ड के हिसाब से हो गया आपका। बट करेक्ट आंसर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से 142 जो है वो इसका करेक्ट आंसर अगर लिखा होता है ना, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? तो वो केंद्रीय सरकार करती है। उसके बाद ये 19 क्वेश्चन फिर पुराना क्वेश्चन है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? तो 233 ए जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर कंपनी एक्ट 2013 लिखा होता तो 145 सही आंसर है। शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, पुराने से मतलब 1956 के अकॉर्डिंग। तो सी आंसर करेक्ट है 228। अगर कंपनी एक्ट 2013 होता तो उसके हिसाब से 143 इसका सही आंसर होता। अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को, तो देखिए इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहे तो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं रोका जा सकता, तो ये डिपेंड करता है। राम से 500 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 5000 रुपये जमा किए गए हैं, तो ये एक लिपकीय अशुद्धि होती है, क्लरिकल एरर हो सकती है। राम का खाता 200 रुपये से अधिक नाम किया, यानी कि डेबिटेड किया, जबकि श्याम का खाता 200 रुपये से कम नाम किया गया। ये जो है एक क्षतिपूरक शुद्धि यानी कि कंपनसेटिंग एरर जो है वो होती है। सारे क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में थे, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं ये मेरी प्लेलिस्ट में, अगर बच्चों ने देखी होगी तो वो उन्होंने आसानी से कर लिए होंगे। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है, देखिए फैसिलिटी दी जाती है, तो ये हो गया सुविधा का गबन। कार्यालय भवन में संलग्न भवन, क्योंकि हमारी बिल्डिंग होती है तो इसलिए संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है, तो हो गया श्रम का गबन। ठीक है, क्योंकि ये मजदूर हो गए, मजदूरों को अगर कोई कंपनी अपने या फैक्ट्री अपने काम के लिए रखती है और वहाँ का अगर कोई भी पर्सन, अथॉराइज्ड पर्सन अगर अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करता है तो श्रम का गबन हो गया। कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्यालय में करना है, तो देखिए सोफ़ा जो है वो आपकी अपनी संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आप आपकी नहीं, कंपनी की हो गई या फैक्ट्री की हो गई, तो उसका अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए घरेलू कार्य में अगर प्रयोग करते हैं तो संपत्ति का गबन हो गया। 1000 रुपये की मशीन क्रय की किंतु क्रय खाते का नाम किया गया है, तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई। प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का उद्देश्य है, तो वो होता है एक सहायक उद्देश्य। कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षक का कैसा उद्देश्य है? तो एक सामाजिक उद्देश्य होता है। विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है? तो एक सामाजिक उद्देश्य है। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है? तो देखिए मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लेखा पुस्तकों की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुख्य उद्देश्य में आता है। वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है? तो ये भी मुख्य उद्देश्य होता है। छल कपट की रोकथाम करना, ठीक है, अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है? ये अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य होता है। लागत अंकेक्षण, अंकेक्षण का कैसा उद्देश्य है? तो देखिए एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? तो देखिए कंपनी के लिए अंकेक्षण जो है वो अनिवार्य होता है। छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ऑप्शन कि यह वैधानिकतः अनिवार्य नहीं है। एक अंकेक्षक होता है, तो देखिए ये शिकारी कुत्ते की तरह होता है, ठीक है ना, ब्लड हाउंड। अनुसंधान प्रारंभ होता है, तो अनुसंधान वहाँ प्रारंभ होता है जब अंकेक्षण समाप्त होता है। अनुसंधान किया जा सकता है, तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भी और लेखापाल यानी कि लेखपाल के द्वारा भी, है ना, अकाउंटेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों के द्वारा। अनुसंधान होता है, तो देखिए अनुसंधान ऐच्छिक होता है। अनुसंधान कराया जाता है, तो अनुसंधान
व्यवसाय का जो मालिक है उसके द्वारा भी कराया जाता है और जो बाह्य पक्ष है उनके द्वारा भी कराया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए तथा बी दोनों के द्वारा। अनुसंधान प्रतिवेदन होता है, देखिए विस्तृत होता है। अनुसंधान कराया जाता है तो विशिष्ट उद्देश्य से कराया जाता है। प्रबंध संचालक कितने दिनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए ये 5 वर्ष के लिए। यहाँ दिनों शब्द गलत है, समय शब्द आना चाहिए था, या तो ऑप्शन में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तो लिखा जाना चाहिए था, और नहीं दिनों की जगह यहाँ पर जो है वर्ष लिखना चाहिए था, तो वो ज़्यादा सही था। तो ये 5 दिन नहीं होता, ये 5 एक्चुअली वर्ष होता है, ईयर्स के लिए होता है। तो ये भी एक मिस्टेक है। निजी, अब देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 44 बताऊंगा, यहाँ पे एग्जामिनर ने जिन्होंने भी ये पेपर बनाया है, ये उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही है पेपर की। वो क्यों है? देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर के 44 से लेकर के अब जो 60 क्वेश्चन आएंगे, ये एक बहुत ही पॉपुलर बुक है ऑडिटिंग की, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन से पब्लिकेशन की और कौन से ऑथर की है। तो उनकी बुक से पेज नंबर 329 से लेकर के पेज नंबर 331 तक के एग्जामिनर ने ये ऐसे ही क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, 17 के 17 क्वेश्चन, उसमें 20 क्वेश्चन है, तो इसमें से ये 17 क्वेश्चन फिलहाल एज इट सेम रख दिए हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा इस बुक का, ठीक है, कोई मैसेज भी ना करे, लेकिन ये उसके क्वेश्चंस हैं। तो मैंने उसी बुक से देखा लास्ट में जब स्टडी किया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है। तो ये उसी बुक से क्वेश्चंस दिए हैं। ऐसा उन एग्जामिनर को नहीं करना चाहिए था बस। और सीक्वेंस भी ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 ऊपर नीचे का ही चेंज कर रखा है। तो हिंदी इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपके आगे के जो क्वेश्चन हैं 47 से, तो सारे 1956 एक्ट के ये पेपर में आ गए हैं ये। तो निजी कंपनी में जो है वो कम से कम कितने संचालक यानी कि डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो कम से कम 2 होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप पे क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन है बिल्कुल गलत क्वेश्चन दिया 1956 के हिसाब से, 47 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, ये टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने भी ये पेपर सेट किया है टीचर ने, ये सारे 1956 एक्ट के दे दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि टीचर ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है। कम से कम क्वेश्चन पेपर सेट करने से पहले एक बार देख ले कि ये किस एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से बच्चों 17 नंबर का सवाल है, बच्चों की परसेंटेज पे बहुत जी फर्क पड़ता है। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 165 संबंधित है बी ऑप्शन की वैधानिक प्रतिवेदन से। 48 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 139 संबंधित है, तो वो कार्यवाही विवरण पुस्तिका से। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 208 संबंधित है, वो पूंजी से ब्याज के भुगतान से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 संबंधित है, तो पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन व शोधन से है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा संबंधित है 114 से 115 संबंधित है, तो ये आपकी अंश अधिपत्र जो शेयर वारंट्स होते हैं उनसे संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 113 संबंधित है, ये अंश प्रमाण पत्र से जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उनसे संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 100 संबंधित है, तो वो अंश पूंजी में कमी से। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 संबंधित है, तो वो अंशों का बट्टा पर निर्गमन से, यानी इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट से रिलेटेड है। 55 है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 संबंधित है, तो ये पार्षद सीमा नियम से। टेबल ए विकल्प है, ये भी उसी चैप्टर का देखिए। तो टेबल ए जो विकल्प होता है ये ठीक है, उनके बीच में आ गया क्योंकि यहाँ पर कंपनी अधिनियम 1956 नहीं लिखा। तो ये जो है पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 26 संबंधित है, तो ये भाई अंतर नियम से संबंधित है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, पार्षद अंतर नियम से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 55 संबंधित है, तो ये प्रविवरण से संबंधित होती है, प्रोस्पेक्टस से, जो कंपनी इशू करती है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 69 संबंधित है, तो वह न्यूनतम अभिदान से संबंधित है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से।
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 और सब सेक्शन 2 संबंधित है, तो वो अधिमूल्य पर अंशों के निर्गमन से संबंधित है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस में गड़बड़ थी, आगे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। तो पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? केंद्रीय सरकार की। निम्नलिखित में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं? पार्षद सीमा नियम को कहते हैं। अंकेक्षण का कार्य करने से पूर्व कंपनी अंकेक्षक को चाहिए, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें कि नियुक्ति संबंधी जांच कर लेनी चाहिए, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर लेना चाहिए और गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका अध्ययन भी कर लेना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है, अनिवार्य होता है। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है, ऐच्छिक होता है। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है, ये भी ऐच्छिक होता है, यानी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कंपनी की। प्रन्यासों का जो ट्रस्ट होते हैं उनका अंकेक्षण देखिए ये अनिवार्य होता है। सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका अंकेक्षण भी अनिवार्य होता है। हरास चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन, वो केवल स्थायी संपत्तियों पर, फिक्स एसेट्स पर ही चार्ज किया जाता है। हरास उत्पन्न होता है तो वो किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। स्थायी संपत्ति का लगातार प्रयोग, तो देखिए वो हरास का, डेप्रिसिएशन का एक आंतरिक कारण हो सकता है। संपत्तियों का अप्रचलन, वो हरास का बाह्य कारण है। आयोजन किया जाता है, जो प्रोविजन है, तो वो विशेष उद्देश्य से किया जाता है। संचय किया जाता है तो वो सामान्य उद्देश्य से किया जाता है। शोधन कोष बनाया जाता है तो वो विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? तो तीनों कार्य, खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, और कपट को ढूंढना और रोकना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक अंकेक्षक हो सकता है, तो देखिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, जिसे हम सीए कहते हैं शॉर्ट में। तो कोई भी वो कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो सकता, कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं हो सकता, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हो सकता। कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं वो सीएम में होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सीए इसका करेक्ट आंसर है। तो डी मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। अंकेक्षण है तो अंकेक्षण देखिए हुए कला भी है और विज्ञान भी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए और बी दोनों। लेखाकर्म प्रारंभ होता है, तो जहां भी, यानी अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर, ए ऑप्शन करेक्ट है। बुक कीपिंग एंड्स, है ना, ये इसमें शायद निशान लगाना रह गया स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, तो पुस्तपालन का अंत होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है, तो वहां क्या शुरू होता है? लेखांकन प्रारंभ होता है। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां पर लेखांकन समाप्त होता है। बड़े कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस ये दिए, जिन्होंने स्टडी करी होगी, मेरी वीडियो में सारे क्वेश्चंस थे। जहां अनुसंधान प्रारंभ होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर अंकेक्षण समाप्त होता है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है, तो देखिए वो जो है बिल्कुल आवश्यक होता है। एक पनेरी के लिए जो बैटल शॉपकीपर होते हैं उसके लिए अंकेक्षण क्या है? वो एक विलासिता है, लग्जरी है। टाटा कंपनी या रिलायंस कंपनी दे दे आपको, तो उसके लिए अंकेक्षण क्या है? एक आवश्यकता है, जरूरी है। मानवीय स्मरण शक्ति, देखिए ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाया है, मैंने जब गूगल पे सर्च किया, ये मेरे को नहीं मिला बुक में, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर असीमित होनी चाहिए, अनलिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या आंसर देती है, क्योंकि ये आंसर मैंने लगाया इसका, ए ऑप्शन मेरे हिसाब से। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो देखिए ये एक पेशेवर अंकेक्षक होते हैं जो प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। अंकेक्षक में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान होता है, तो एक उपार्जित ज्ञान होता है। अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान है, तो वो भी उपार्जित होता है। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है, तो वो जन्मजात का। एक अंकेक्षक होना चाहिए, तो देखिए उसको निर्भीक, धैर्यवान और ईमानदार तीनों होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक अंकेक्षक में होना चाहिए तो वो चतुर भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए और उसमें नैतिकता का गुण भी होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, शंकालु नहीं होना चाहिए। बहियों का जोड़ निकालना डैश कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है,
तो प्रमाणन है ना, वाउचिंग। क्वेश्चन ये 2-3 बार आया है एग्जाम में। प्रमाणकों की जांच करना डैश के कार्यक्षेत्र का अंतर है, तो वह प्रमाणन। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाणक कहे जाते हैं। किसकी परिभाषा है? ये J.R. बॉटली बॉय की है। प्रमाणक संबंधित होना चाहिए। तो देखिए ये जो है एक्चुअली होना तो चाहिए ये अंकेक्षण अवधि से जो ऑडिट पीरियड होता है। मैंने लिख दिया है आंसर क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया इसमें, लेकिन फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन में होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर उपयुक्त में से कोई नहीं की जगह दिया हो अंकेक्षण अवधि से, ऑडिट पीरियड से, तो वो इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक प्रमाणक पर होने चाहिए तो उत्तरदायी जो अधिकारी होता है उसके साइन होने चाहिए। और क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का जो लेखा होना चाहिए तो वो देखिए सेल्स रिटर्न बुक में भी होना चाहिए और स्टॉक अकाउंट में भी होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ अकाउंट्स है ना, दोनों खाते में। ये व्यूअर्स इसमें 1-2 क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि मैंने जो असीमित पर आंसर लगाया है, मानवीय स्मरण शक्ति असीमित होती है, इसमें डाउट हो सकता है मेरे को, ठीक है। और एक आध कोई क्वेश्चन हो, बाकी कम से कम 98 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें बिल्कुल लगभग ठीक है, ठीक है ना। तो बाकी स्टूडेंट्स फ्यूचर में जो वीडियो देखें आप जो है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप PDF के लिए भी नीचे दिए गए फ़ोन नंबर में मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन रिसीव करने का टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, तो आपको PDF भी आपको जो है बहुत नॉर्मल प्राइस लेकर के आपको भी PDF जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और कल जो है 4 जुलाई 2022 है और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर है BCom 3rd ईयर का सीसर यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स का। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट सोल्ड पेपर के नाम से बनी हुई है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं, कुछ में ओरिजिनल बुकलेट भी मैंने अपलोड कर रखी है सीसर यूनिवर्सिटी मेरठ की। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको भी अगर पता लगे तो आपके दोस्त भी उस वीडियो को देखकर फ़ायदा जरूर उठा सकें। थैंक यू व्यूअर्स।